एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें एग्जाम से पहले कवर करना ही है और इससे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में हमें देखने को जो है मिलेंगे। तो आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। काफी दिनों से वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अब फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो अब इस तरीके से मैं दो पार्ट में वीडियो लेकर आऊंगा। पहले तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है जिसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है एग्जाम में, साइंस का, मैथ्स का और सोशल का। फिर एक वीडियो आएगा जहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइएगा, वहां से डेफिनेटली आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम को लेकर और भी कोई डिफिकल्टीज हो रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा कि कैसे एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे आपको क्या क्या लेके जाना है अपने साथ, क्या चीज नहीं भूलनी है। वो सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको जो है बहुत अच्छे से डिटेल में, अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए जो है वीडियो जो है ला सकता हूँ। ठीक है। तो देखो, साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से आपको क्या क्या चीजें जो है एग्जाम में पढ़ के जानी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इवोल्यूशन होता क्या है आप ये पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो हैबिट्स क्या होता है, हैबिटेट, सॉरी हैबिट्स बोलता हूँ, हैबिटेट्स क्या होता है। तो हैबिटेट्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर किसी भी लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है। फिर हैबिटेट क्या होता है, ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद जो है इस हैबिटेट को इफेक्ट करने वाले जो कॉज हैं वो क्या क्या है, वो आपको जो है थोड़ा सा देख लेना है इस वाले चैप्टर से। ठीक है। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें जो है ये डार्विन्स के एक्सपीरियंस के, डार्विन्स के बारे में तो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको डार्विन के बारे में ये जान लेना है कि डार्विन ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे और उसका कंक्लूजन क्या निकला था, जिसको डार्विन्स लॉ बोलते हैं हम लोग, या डार्विन्स का ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये डार्विन्स का ऑब्जर्वेशन आपको करके ही जाना है, क्योंकि डार्विन के कारण ही इवोल्यूशन जो है क्या हुआ था, आगे जो है उस फील्ड में जो है डेवलपमेंट जो है हुआ था। इसके बाद आप ये पढ़ सकते हो यहाँ से, जो जो हम लोगों ने किया हुआ था, वीडियो में देखा भी होगा आप सबने, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। ये यहाँ से आपको जो है क्या करना है, डेफिनेटली जो है पढ़ के जाना है कि सिलेक्शन और इवोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जो है जानी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमें जो इस चैप्टर से और क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर से हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा चैप्टर 1 से, तो वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि डार्विन और वेलेस ने जो है एक साथ मिलकर सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो इसके 1 पॉइंट या इसके 2 पॉइंट या हो सकता है कि 4-5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे ये। तो आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस चैप्टर से आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अडेप्टेशन, आप इसको छोड़ सकते हो, वाटर स्पेसीज ये भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, स्पेसीज क्या होता है। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से आपको पढ़ना है हैबिटेट क्या होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, हैबिटेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और किस तरीके से डार्विन ने जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि पॉपुलेशन जो है किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, देखो एमसीक्यू, कि नेम द प्रोसेस थ्रू विच द मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग्स वर एक्वायर्ड। ये किसके बेसिस पर होता है, क्या नेचुरल सिलेक्शन पर होता है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर होता है, किस पर होता है, या दोनों में आपको डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन वाला टॉपिक, थ्योरी ऑफ डार्विन, ये सब चीजें जो है आपको, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सारी चीजें बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जानी है। आप एग्जाम पैटर्न में देख लो कि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है या 2 मार्क्स का, उसके बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, इस तरीके के क्वेश्चन पे जो है आप ज्यादा जो है फोकस करना। चैप्टर 1 में इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, आप एग्जाम के आपने नोट्स बनाए हो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो अपने बुक के ये जो लास्ट वाला जो पेज है ना, व्हाट वी हैव लर्नड, इसको आप डेफिनेटली जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। एग्जाम में आपका यहीं से एमसीक्यू वगैरह बनेगा कि व्हाट वी हैव लर्न, इसी के बेसिस पर एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और हर चैप्टर का एक्सरसाइज का ये जो स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू हैं, ये भी आपको करके जाने हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा बोर्ड में दिया उसी को पढ़ लिए या नोट्स बनाया उसी को पढ़ लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में जो है क्या हो सकता है देखना, एग्जाम में आपको इसी के बेसिस पर जो है क्वेश्चन देखने को जो है आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है।
फिर जो साइंस में सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर से आपको बोलूंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है एसिड में और बेस में, वो पढ़ के जाइएगा। किसको पानी के साथ जो है क्या करते हैं, अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा H प्लस आयन देता है, कौन सा OH माइनस आयन देता है। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के जो मेथड्स होते हैं जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जो पीएच स्केल होता है, इसके अलावा फिनाप्थिलीन होता है और भी बहुत सारे टर्मरिक होते हैं। तो इसके बेसिस पर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो आपको जो है पढ़ के जाना है यहाँ से। उसके बाद आप 3 4 या 5 डिफरेंस तो बेसिक डिफरेंस प्रिपेयर कर ही लीजिए, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है यहाँ से आपको पूछ सकता है। फिर आपको आगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये आपसे एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल देन रिजल्ट्स आर व्हाट। अगर कोई एसिड जो होता है अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या मिलता है, तो आप ये याद रखना सॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो याद रखना ही है कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करने से सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। एक रिएक्शन भी आपको अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेनी है कि जैसे यहाँ पर HCl और जिंक है, तो 2 मोल ऑफ HCl इज रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ जिंक देन इट गिव्स ZnCl2। तो ये आपको बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है, अच्छे से भी इसको करके जाना है। इसके अलावा और भी जो है हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब आपको बिल्कुल भी जो है छोड़नी नहीं है। फिर इसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन क्या होता है, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन आयंस किस तरीके से रिलीज होते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एसिड एंड एल्कलीज, पीएच वैल्यू में पीएच वैल्यू 7 होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, OH आयन बढ़ने जाते हैं, और 7 से कम होता है तो H प्लस आयन बढ़ते जाते हैं। और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ जो आइटम्स होते हैं उनका पीएच वैल्यू स्टैंडर्ड कितना होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है। फिर यहाँ पर है पीएच का डेली लाइफ में यूज क्या होता है, डाइजेशन में, ब्लड प्रेशर में, सॉल्ट में, ये सारी चीजें आपको यहाँ से करनी है। ठीक है। सॉल्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, सॉल्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने हैं। एसिड रेन के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि एसिड रेन के लिए जो है पीएच वैल्यू क्या होती है और कैसे रिएक्शन होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस या रिस्पॉन्सिबल चीजें कौन कौन सी होती हैं, ये इतना आपको यहाँ से करना है। साथ में व्हाट वी हैव लर्नड, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, और ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से समझना है। 1 मार्क से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनाने ही है। ठीक है। और एक और चीज, अगर आपने स्टोरी अच्छे से समझी होगी, आप मैंने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे आप सब लोग, तो आपको जो है जैसा बुक में दिया है, जैसा जो है युगबोध या नवबोध में दिया है वैसे ही एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ओन वर्ड्स में मतलब जैसे अगर कोई स्टेटमेंट या कोई लॉ है, लॉ को तो जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे, लेकिन बाकी कोई डेफिनेशन वगैरह है नॉर्मल, उसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। ठीक है। तो आप इस पर भी प्रैक्टिस करो कि आप किसी भी चीज को ओन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस, आप सोशल साइंस कितना भी पढ़ लो, आप रटने की कोशिश करोगे तो नहीं बना पाओगे। लेकिन आपको कहानी मालूम है अच्छे से कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसके मेरिट है, क्या क्या डीमेरिट है, क्या कॉज है, तो आप उसको अपने वर्ड्स में फ्लो चार्ट बनाकर भी लिख सकते हो। मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर कैसे एग्जाम में लिखने हैं उस पर भी वीडियो बनाकर दिया हुआ है। आप लास्ट मोमेंट पर उसको जाकर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम में जो है आंसर नंबर कैसे लिखते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, कब नए पेज से आंसर लिखना चालू करना चाहिए, कहां पर पेज को छोड़ देना चाहिए, कितने लाइनें छोड़कर क्या करनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो है हम लोग डिस्कशन जो है उस वीडियो में किए हुए हैं, तो आप जाकर देखिएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पहला तो डेफिनेशन क्या होता है हीट और टेम्परेचर का, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है स्केल ऑफ टेम्परेचर, मतलब आपको कन्वर्जन करने के लिए भी दे सकता है, वैसे इसके चांसेस तो कम है कि जैसे बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, इन सब में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी पढ़ के जाइएगा। फिर हीट क्या होता है ये तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है यूनिट्स ऑफ हीट क्या क्या होती हैं, जैसे 1 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है ये।
फिर इसके बाद आपको हीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट जो होता है वो ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में किसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, किसमें बिना फिजिकल कांटेक्ट के हो जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। फिर इसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ हीट, ये तो पढ़ना ही है। टेम्परेचर में इफेक्ट करने से क्या होता है, पहला फैक्टर आपको मिल जाएगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, इसकी भी आपको डेरिवेशन दे सकता है। फिर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, छोटा सा न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना कि यहाँ पर इन 487.5 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू द रेज्ड टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। हीट कैपेसिटी के बारे में आप पढ़ लीजिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है यहां से। इसके बाद हीट एक्सपांशन इन सॉलिड सब्सटेंस, इसके बारे में मैंने जब टेस्ट लिया हुआ था, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तब मैंने नोट्स भी दिया हुआ था टेलीग्राम से, आप जाकर क्या कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए थे बहुत सारे चैप्टर्स के, ताकि आप उसको लास्ट टाइम पे क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो मैंने उसमें इसको भी दिया हुआ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ जो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, ये सारी के सारी चीजें जो है मैंने वहां पर जो है डिस्कस जो है आपके लिए किया है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा इस चैप्टर से, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर पर किस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये पढ़ के जाइए। वैसे ये डायग्राम भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, डायग्राम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस यहाँ से इतना ही चीजें सफिशिएंट है। क्या क्या पढ़ना है यहाँ से, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, इसके बाद जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ना है हमें। फिर जो है इसके बाद लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के बारे में पढ़ना है, और यूनिट्स को खासकर ध्यान रखना है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बुक में गिवन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलो अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। तो पहले तो आप एटलीस्ट जो है 30 तक के एटॉमिक नंबर इस चैप्टर से आप याद कर लो कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से लेके जो है जिंक तक, एटलीस्ट आपके पास हाइड्रोजन से लेके जिंक तक का जो है एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो है आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने जो है क्या किए थे, अपने अपने जो है क्या दिए थे, सजेशन दिए हुए थे, ठीक है। तो सजेशन जब दिए हुए थे तो सजेशन जो है किस किसने दिया और उनका सजेशन क्या था, वो फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया उसके बारे में आपको पढ़ना। जैसे डोबेनायर्स लॉ, डोबेनायर ने क्या किया था कि 3-3 के पेयर में उसको अरेंज किया था, फिर डोबेनायर का फेल हो गया तो उसके बाद जो है न्यूलैंड का आया, न्यूलैंड के बाद जो है फिर इसके बाद जो है और भी अदर साइंटिस्ट आए न्यूलैंड के अलावा, जैसे मेयर्स थे, मेयर्स ने जो है इस तरीके से डिजाइन किया। फिर इसके बाद जो है मेयर्स के बाद जो है कौन आया था, क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स आया था, मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन आया था। सबके मेरिट क्या थे और डीमेरिट क्या थे, बस बेसिकली इतना आपको ध्यान में रखना है। मेंडलीव्स के फायदे क्या थे, मेंडलीव्स ने अरेंज किस तरीके से किया था, फिर मेंडलीव्स के जो है डीमेरिट्स क्या थे, उसने हाइड्रोजन का पोजीशन अच्छे से नहीं किया था, हैवियर एटम को जो है क्या बोलते हैं, लाइटर एटम के पहले अरेंज कर दिया था, ये प्रॉब्लम हुई। फिर लास्ट में जो है मोस्ले का जो आया था, मोस्ले ने जो है क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया हुआ था। फाइनली ये जो है एक्सेप्टेड है आज के डेट में। फिर आपको ये देखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं और कितने जो है क्या होते हैं, कॉलम जो है यहाँ पर होते हैं, वो आपको डिस्कस करना है कि ग्रुप, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप को नोबल बोलते हैं, 17 को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या क्या चीजें इंक्रीज होती है, क्या क्या चीजें डिक्रीज होती हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा रफ आइडिया रखना है। अब देखो आपको पूरा रटना नहीं है, आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि जब आप पढ़े होगे, मेरे वीडियोस को ध्यान से देखे होगे, तो मैंने आपको वहां पर इतना अच्छे से पढ़ा दिया था कि आप कैपेबल हो कि ऊपर से नीचे जाने पर कौन-कौन सी वैल्यूज बढ़ेंगी और कौन-कौन सी वैल्यूज डिक्रीज होंगी, आप बड़े आराम से समझ सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप यहीं तक देखते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट वी हैव लर्न भी देख लीजिएगा, एमसीक्यू भी देख लीजिएगा। तो बुक्स के एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बुक से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो एमसीक्यू अगर बुक के पीछे का भी नहीं है, बुक के बीच का है, तब भी आप उसको बड़े आराम से हैंडल जो है कर सकते हो।
इसके अलावा अभी आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइप की और हेल्प की नीड होगी, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो में फिर चैप्टर नंबर 5 से लेके आगे तक के 4-5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसको प्रिपेयर करके जाइएगा। और एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आते हो चाहे ना आते हो, उससे रिलेटेड जो भी मालूम है आपको, वो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या हेल्प की आपको जरूरत है।